अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल अपने शुरू किए थे और हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो वक्तन फ़वक्तन मैं आपको कुछ इसकी थ्योरी भी डेवलप कराता रहूँगा ताकि हमारे न्यूमेरिकल हो जाए आसान। तो अभी जो हमने न्यूमेरिकल पिछली वीडियो में किए थे उनमें हमने एक बात नोट की थी। हमने ये बात नोट की थी कि अगर हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, यानी पहले वेलोसिटी ज़्यादा हो बाद में वेलोसिटी कम हो, तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और यहाँ आते आते 1 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो हमारे पास जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपके पास -1 मीटर पर सेकेंड आएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। और इस केस में जब आप रेट लेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन लेंगे, तो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो याद रखिएगा जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो हमारे पास जो है ना एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल मोशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये डायरेक्शन है मोशन की। अब एक्सेलरेशन तो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, रेट होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी का। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं है बल्कि इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या कहलाएगी? डी एक्सेलरेशन कहलाएगी, ठीक है, या रिटार्डेशन कहलाएगी, ठीक है। इस तरह का वर्ड उसके लिए यूज होगा। और जब ये डी एक्सेलरेशन होगी, डी एक्सेलरेशन को -a लिखते हैं, तो फोर्स भी क्या होगी? रिटार्डिंग फोर्स होगी, -f फोर्स कहला रही होगी, ठीक है। तो जब भी आपसे न्यूमेरिकल में फोर्स पूछी जाए सिंपल, तो वो तो आप फोर्स ही निकालेंगे, लेकिन जब आपसे रिटार्डिंग फोर्स पूछा जाए या डी एक्सेलरेटिंग फोर्स पूछा जाए, ठीक है, तो ये आप क्या निकालेंगे? -f निकाल रहे होंगे। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको थोड़ा सा ना मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में ही पढ़ाऊं, ऑल्दो कि आज हम इतना उसका कवर नहीं करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिएगा, मेरे पास एक बॉडी है यहाँ पर ना, ठीक है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, फर्ज करिए, ये समझ लें आप। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ दूं तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, लाजिम बात है, नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर ये बॉडी, अगर इसको भी मैं यहाँ से छोड़ दूं तो कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, तो ये जो जिस एक्सेलरेशन से जाएगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी। बेसिकली इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी और जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे जा रही होगी। अब जब बॉडी नीचे जा रही होगी तो शुरू में तो मैंने आपको बताया कि ड्रॉप किया है मैंने इसको, तो vi 0 है, और जब नीचे जाएगी सरफेस तक लगेगी आगे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी शुरू में वेलोसिटी 0 थी, बढ़ती बढ़ती बढ़ते बढ़ते आखिर तक जो है ना v पर पहुंच जाएगी वेलोसिटी। तो यानी कहने का मतलब ये कि शुरू में वेलोसिटी कम है, बाद में वेलोसिटी ज्यादा है। तो जब वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन हमेशा आप पॉजिटिव ले रहे होंगे। यही एक आपके पास एक बॉल है, ठीक है, मैं यहीं पर इसके मध्य मुकाबिल ही बिल्कुल बना लेता हूं। मेरे पास जो है वो एक बॉल है, उसको बजाय है कि मैं ऊपर से नीचे फेंकने, नीचे ऊपर से नीचे आने के बजाय मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, ये वो बॉल है। अब बॉल जो है ना बगैर किसी ताकत के तो ऊपर नहीं जाएगी। अब मैं यहां से बॉल फेंक रहा हूं ऊपर 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लेकिन बॉल जैसे ही जाएगी ऊपर तो इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होगी और वो उसको रोकना शुरू करेगी। तो ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, 24 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इस तरीके से वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बस कर यहाँ पर आके 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाती है। तो जब बॉडी ऊपर जा रही है, तो चूंकि अब मैंने इसको ऊपर फेंक दिया ना, फेंकने के बाद तो मजीद पे फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो एक्सेलरेशन जो होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी। असल में होगा ये कि नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव फोर्स अप्लाई करके ऊपर जा रही होगी। अब जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी, क्योंकि मोशन ग्रेविटी के अंडर में, सही है। तो यहां पर जो आप एक्सेलरेशन लेंगे वो -g के बराबर लेंगे, यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी है क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम ऊपर बॉडी जा रही होगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपने एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेनी है। और क्यों हम g के बराबर लेते हैं? क्योंकि ये जो मोशन है हमारा, ये किसकी मौजूदगी में है? ग्रेविटेशन फोर्स की मौजूदगी में। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी। यानी सिंपल इज दैट कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी। तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो इस बात को मैं कंक्लूड करता हूं, जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का
मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है तो फोर्स भी रिटार्डिंग फोर्स होती है, रोकने वाली फोर्स होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने देखा बॉडी नीचे जा रही है तो उसी डायरेक्शन में आपके पास जो है मोशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स है। यही बॉल को आप ऊपर फेंकें तो आपके पास जो है ना वेलोसिटी कम होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, फोर्स नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी आपको। और यहाँ पर जो बेसिकली फोर्स लग रही है ना पूरे डायरेक्शन में जो नीचे वो है फ्रिक्शन की फोर्स। अब हम आ जाते हैं आगे ना, अब हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं। बहरहाल ये थोड़ी सी एक थ्योरी थी जो मैंने समझा दी आपको, और जैसे मजीद चीजें आएंगी मैं समझाता रहूंगा। एक बॉल है, उसका मास 0.5 kg है और मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg एंड मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बॉल एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखिए अब ये बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है और बड़ा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन इसमें दी गई है। आपके पास एक बॉल है जिसकी मास जो है वो कितना है 0.5 kg है, ठीक है। वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखा दूं, ये एक बॉडी है, मास इसकी 0.5 kg है, ठीक है। मूव किस स्पीड से कर रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब आगे क्या होता है, स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बॉल। ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इसके 90 डिग्री के ऊपर है और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्या करता है, ये एक रिजिड वॉल से एक दीवार से जाकर टकराती है एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। यानी इस तरीके से जा रही है, जब ये इससे टकरा जाती है तो उसके बाद का मंजर ये है कि वो इलास्टिक कोलिजन होता है और वापसी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, इसको आप पढ़ेंगे मोमेंटम जब आप पढ़ेंगे तो उसके दौरान पढ़ेंगे, तो मैं पहले बता दूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के दौरान एनर्जी लॉस नहीं होती, मोमेंटम लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होती, जिसकी वजह से जिस वेलोसिटी से बॉडी जा रही होती है उसी से वापस आती है। तो ये 2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से गई थी तो 2 मीटर पर सेकंड से ही वापस आएगी। लेकिन वही वाली बात कि यहाँ पर देखें आप, ये जाने वाली, हम तो मोशन डायरेक्शन में ले 2 मीटर पर सेकंड, अब वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही वापस आ रही है तो आपको नेगेटिव लाजमी तौर पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई, पलट गई, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो यहाँ पर -2 मीटर पर सेकंड आ गया। सही, क्लियर है मेरी बात। इफ during the collision the ball remain in contact with the ball for 0.5 सेकेंड, अगर कॉलिजन का दौरानिया 0.5 सेकेंड है तो एवरेज फोर्स क्या एक्सर्ट की बॉल पर हमें निकालना है, ठीक है। तो दोबारा मैं इसको रिपीट कर दूं, एक बॉल है जिसका मास 0.5 kg है, मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, टकरा जाता है आगे जाके एक बॉल से जो कि उसके परपेंडिकुलर है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको नेगेटिव का साइन यूज करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैंने आपको साफ बता दी कि यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, ठीक है। अब इफ ड्यूरिंग द कोलिजन द बॉल रिमेन इन कांटेक्ट विद द बॉल फॉर 0.5 सेकेंड, अगर हमारे पास जो है वो टाइम 0.5 सेकेंड है तो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बॉल। हमें एवरेज फोर्स निकालनी है जिसपे जो कि आपके पास एक्सर्ट हुई है बॉल के ऊपर वॉल से, यानी यहाँ पर जो वॉल ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाई है वो हमने निकालनी है। तो कोई मसले की बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। आपको तो पता ही है F होता है ma, हम फोर्स तो F इक्वल टू ma से निकलेगी ना, फोर्स तो F इक्वल टू ma से निकलेगी, बाद में -F निकाल लेंगे, उसका मसला नहीं है। मास आपके पास मौजूद है, एक्सेलरेशन आपको चाहिए, तो हमारे पास vi मौजूद है, vf मौजूद है और टाइम मौजूद है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेता हूं, तो आप यहां देखेंगे तो इसी से निकल जाएगा, बाकी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। vf मौजूद है, vi मौजूद है, t मौजूद है, a हमें निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप जो है एक्सेलरेशन निकालेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप फोर्स निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको साफ बता दूं, आसान हल ही होता है कि अगर आपके पास 2-3 फॉर्मूलाए हैं, ठीक है, और उन फॉर्मूलेस की मदद से आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे जो है ना हमें सॉल्व करना है, तो आप उनको सामने लिख लें और ये देख लें, टिक मार्क कर लें ये क्या चीजें गिवन है, क्या चीजें गिवन नहीं है, तो वो खुद ही इक्वेशन बता देंगे कि आपको क्या निकालना है और क्या चीजें आपको इसमें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है, तो ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स इज बाय प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स आर बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको फायदा होगा। vf इक्वल टू vi प्लस at, यहाँ पर देखिए vf मैं माइनस में रखूंगा, ठीक है,
तो मैंने पहले अरेंज कर लिया, -2 आ गया, -2 हो गया, सॉल्व कर लिया, -8 मीटर/सेकंड² हो गया। फोर्स निकालेंगे, F ma होता है, ठीक है। तो ये आ गया 4 न्यूटन, ठीक है, -4 न्यूटन आ गया। तो अब माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि वो उसने वाली फोर्स पूछी थी जो कि आपके पास जो है वो बॉल पे लगा रही है। तो एक तो ये कि बॉल ने जो बॉल पे लगाई वो पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, क्योंकि हम तो बॉल को अपना लेके चल रहे हैं ना, हमने तो बॉल को कंसिडर किया हुआ है और बॉल को स्टडी कर रहे हैं हम। तो इसने इसमें क्या लगाई वो ये नहीं पूछा, बल्कि इसने इसमें क्या लगाई, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इसलिए हमने नेगेटिव फोर्स निकालनी है यहाँ पर। बात क्लियर हो गई? अब हम लोग जरा थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कल ही वाला न्यूमेरिकल है, समझे, थोड़ा सा कल के न्यूमेरिकल थे, वैसे ही न्यूमेरिकल है, वही न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन वैसे ही न्यूमेरिकल है, मैंने आपको कराया। 12 लीड 6 न्यूमेरिकल आप कर लेते पेपर में, जैसा कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको निकाल लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सबसे पहले तो, कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। अब कोई भी बॉडी है ना, उसके लिए जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला है वो है F=ma, ठीक है। यानी आप ऐसे मास पुट करें और एक्सेलरेशन पुट करें, फोर्स निकल जाएगी। तो ये एक जनरल फार्मूला है और ये हर जगह पे यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये F=ma से आप फोर्स निकाल रहे होते हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में है, मूव ही नहीं कर रही, तो एक्सेलरेशन 0 होगी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव करे, तो दोनों केस में एक्सेलरेशन 0 होगी। तो m के बाद ये 0 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगी फोर्स, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर करूं कि हम जब भी F=ma लगा रहे होते हैं ना, तो यहां पर हम निकाल रहे होते हैं नेट फोर्स। यानी नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो मजमूई तौर पे जो फोर्स लग रही होती है वो निकाल रहे होते हैं। अब ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर नीचे फोर्स है, इसके सामने कुछ है, ऊपर कुछ फोर्स लगी हुई है, एक फोर्स इस तरीके से लग रही है, एक फोर्स इस तरीके से लग रही है, ठीक है। फिर ये फ्रिक्शन की फोर्स है, ये फोर्स हम लगा रहे हैं खुद से, इसको मैं F नहीं, इसको मैं समझ लें X कह देता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। ये W कह देता हूं, ये Y कह देता हूं। अब W और Y ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ, ये भी नीचे भी 2 न्यूटन है, ऊपर भी 2 न्यूटन है, WY बैलेंस है। जबकि इस डायरेक्शन में मोशन है, ठीक है, तो X ज्यादा है, F कम है, तो X माइनस F करके जो नेट फोर्स आएगी ना, वो हम लिख रहे होते हैं F=ma की फॉर्म में। यानी आपके पास जो F=ma है वो फोर्स बता रहा होता है जो कि अनबैलेंस होती है, ठीक है। जो अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है बॉडी के ऊपर, वो जो एक्सेलरेशन कॉज कर रही होती है, जो अनबैलेंस फोर्स होती है, वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता रहा होता है। जबकि फॉर एग्जांपल आप अगर ये बॉडी देखें, इस पे ऊपर भी फोर्स लग रही, नीचे भी फोर्स लग रही है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को वाइप आउट किया है, कैंसिल आउट किया हुआ है, ये अनबैलेंस नहीं है, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में नहीं लिखी जाती। अब यहाँ पर एक्स फोर्स लग रही है या एफ फोर्स लग रही है, कभी कभी होता है कि एफ नहीं लगती। अब एक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो अगर मिसाल के तौर पर एक रस्सी है, एक बंदा यहां से खींचे, एक बंदा यहां से खींचे, यहाँ वाला 5 से खींचे, यहाँ वाला 2 से खेले तो खींचे, तो 5 - 2 3, तो ये वाला 3 से खींच रहा होगा। तो ये जो 3 नेट फोर्स है ना, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास मिसाल के तौर पर अब इस डायरेक्शन में मोशन है, यहाँ पर एक्स लग रही है, तो एक्स फोर्स है, माइनस एफ कर ले तो नेट फोर्स आ जाएगी F=, तो हमारे पास जो है ना वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो नेट फोर्स बता रहा होता है। जबकि अगर आपको पेपर में ये सवाल ना आए कि आपने नेट फोर्स निकालनी है, बल्कि आपसे वो कुछ और पूछें, आपसे वो क्या पूछे, आपसे वो पूछे कि हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। एक तो ये सवाल है कि भाई कैलकुलेट द फोर्स ऑन द बॉडी, तो वो तो F=ma से निकल रहा होगा, उसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर वो स्पेशली वो फोर्स पूछ ले जो हमें एक्सर्ट करनी है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास वही फोर्स हो जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जरिए निकल रही है। क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये एक बॉडी है, ठीक है। अब इसका वेट जो है ना W या mg, एक ही बात है, इस तरीके से मौजूद है, ठीक है। अगर मुझे फर्ज करें कि यहां पर ये मौजूद है, माउसी की बात कर ले, अगर ये बॉडी यहां मौजूद है, इसका वेट नीचे की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ लगी, अगर मैंने इसको नहीं रोका तो ये नीचे की तरफ चली जाएगी, जाहिर सी बात है वेट की फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो कि वेट कहलाती है।
तो मुझे इसको होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कि क्या कहलाएगी? F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू mg। यानी अगर एक चीज को मुझे रेस्ट की हालत में होल्ड करना है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको मूव करना चाह रहा हूं, बस मैं होल्ड करना चाह रहा हूं। मैं यहां पर नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस फोर्स की बात कर रहा हूं जिसको मैं निकालने जा रहा हूं, जिसको मैं एक्सर्ट कर रहा हूं। तो ये बॉडी है, इसको मुझे होल्ड करना है रेस्ट की हालत में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? F इक्वल टू W mg के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी। जितनी फोर्स नीचे उतनी नीचे ऊपर लगानी पड़ेगी। तो ये फोर्स है जो मैं एक्सर्ट कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर ये बॉडी है, इसको मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूं, ठीक है, यहां पर बात समझ में आ गई आपके कि यहां पर इस केस में F इक्वल्स टू mg या W के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी। अब फर्ज करें यही बॉडी है और इस बॉडी को वेट तो इसका नीचे की तरफ है mg। अब मैं इसको जो है ना एक्सेलरेशन a के साथ अपवर्ड लेके जाना चाहता हूं, ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता हूं एक्सेलरेशन a के साथ, तो जाहिर है F इक्वल टू ma से ही वो फोर्स निकल रही होगी। लेकिन टोटल फोर्स क्या लगेगी? देखिए इसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए थी? सिर्फ mg चाहिए थी। अब हमारे पास तो यहां पर एक्सेलरेशन a के साथ इसको ऊपर लेके जाना है, तो ma तो मुझे लगानी पड़ेगी, जबकि हमें जो ये वेट के बराबर फोर्स है ये भी लगानी पड़ेगी। यानी आप अगर वेट के बराबर mg के बराबर फोर्स लगाएंगे तो इस बॉडी को होल्ड करेंगे, लेकिन अगर आपको ऊपर मजीद एक्सेलरेशन के साथ लेके जाना है तो आपको मजीद ma फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स हो जाएगी mg प्लस ma, फोर्स हो जाएगी mg प्लस ma। दोबारा कहता हूं, देखिए ये बॉडी थी रेस्ट की हालत में, मुझे इसको होल्ड करना था, तो इसका वेट W इक्वल टू mg के बराबर था, यानी W उसका वेट था। अगर मुझे इसको रेस्ट की हालत में होल्ड करना है उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब अगर मैं इसको होल्ड नहीं करना चाहता बल्कि और मजीद ऊपर लेके जाना चाहता हूं, तो जो होल्ड करने के लिए फोर्स चाहिए वो है F इक्वल टू W या F इक्वल टू mg, ठीक है। और अगर मजीद एक्सेलरेट करवाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मजीद फोर्स लगानी पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी? ma कहलाएगी, ma के बराबर होगी। तो टोटल फोर्स आएगी F इक्वल टू mg प्लस ma। लेकिन जब हम लोग वैसे ही नेट पढ़ रहे होते हैं ना, देखिए mg तो mg से कैंसिल हो जाएगी, ये देखें mg और mg आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ma बचेगा, तो ma हमारे पास नेट फोर्स हो रही होती है। इसी तरीके से अगर एक बॉडी है, उसकी वेट W इक्वल टू mg है और उसको नीचे में एक्सेलरेशन a से लेके जाना चाहता हूं, तो अब चूंकि mg तो उसके अलाउंग है ना, mg तो उसी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलाउंग ही है, तो mg माइनस ma हो जाता है, ठीक है। तो हम mg से नीचे जा रहे हैं और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ रखनी है, तो हमें अपोजिट नहीं जाना, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे, तो mg माइनस ma हो जाता है। तो इसको हम कंक्लूड करके देख लेते हैं। बहरहाल थोड़ा सा ये कि अंडरस्टैंड करना शायद डिफिकल्ट हो रहा हो, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, समझ आ जाएगा। तो उसको कंक्लूड कर रहा हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपको रेस्ट की हालत में होल्ड करना है, तो उसको क्या कहते हैं? F इक्वल टू mg होता है। और वही ऑब्जेक्ट में ऊपर एक्सेलरेशन a से लेके जाऊं तो F इक्वल टू ma होता है, तो हमें ma के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी। अब जब होल्ड करने के लिए मुझे mg लगाना पड़ेगा, साथ में ma लगाना पड़ेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? mg प्लस ma। मैं फिर बता रहा हूं कि नेट फोर्स नहीं, नेट फोर्स ma ही है। mg हमने क्यों ऐड किया है? क्योंकि हमें बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए पहले तो उसके वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, फिर मजीद जो हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको मूव कर रहे हैं, उसको चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर एक बॉडी को हम नीचे लेके जा रहे हैं एक्सेलरेशन a के साथ, तो mg माइनस ma हो जाता है, ठीक है। नीचे जब जा रहे हैं तो हम लोग माइनस ma नेट फोर्स हो गई, ठीक है, माइनस ma नेट फोर्स हो गई, और चूंकि mg हमारे पास सपोर्ट करेगा उसको लेके जाने में नीचे की तरफ, क्योंकि वेट की फोर्स होती है नीचे की तरफ है, तो वो ऐड हो जाएगा। इस तरह अगर एक बॉडी है वो रेस्ट की हालत में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, तो F mg के बराबर होगा। तो ये फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये वो फोर्स है जो हम एक्सर्ट कर रहे होते हैं खुद से, ठीक है, नेट फोर्स नहीं है। वैसे यूजुअली नेट फोर्स की बात हो रही होती है। दिस फोर्स इज नॉट द नेट फोर्स, ये फोर्स नेट फोर्स नहीं है। नेट फोर्स ऑलवेज रिमेन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नेट फोर्स हमेशा जो है ना मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इट इज जस्ट द फोर्स वी नीड टू एक्सर्ट फॉर द मोशन। ये सिर्फ वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं मोशन में लाने के लिए, ठीक है। एक मतलब इसको पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आज हम लोग आज इसी के सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, इससे आगे जो न्यूमेरिकल्स है इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे।
तो अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। एक हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर वेज 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट है 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप विद अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें उसके ऊपर फोर्स निकालनी जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंड कर रहा है, असेंड का मतलब ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। तो ये आपको एक्सेलरेशन दी हुई है, ठीक है, तो और ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। जबकि दूसरे पार्ट में कहता है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। दूसरे केस में आपके पास जो है ना वो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। जब स्पीड हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। तो एक्सेलरेशन 0 के केस में F इक्वल टू mg होता है, ठीक है, F इक्वल टू mg प्लस ma नहीं होगा, एक्सेलरेशन तो 0 हो गई। बात समझ में आ गई। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का केस हो या रेस्ट का केस हो, एक ही बात होती है, ठीक है। फोर्स निकालनी है हमने, तो पहले तो ये कि आप जो है वेट के फॉर्मूले से आप मास निकाल लें, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मास निकालने की, और mg प्लस ma से फोर्स निकालने की, क्योंकि यहाँ पर m यूज हो रहा है इसलिए पहले आपको वेट निकालना पड़ेगा। तो आपने सिंपली क्या किया, पहले वेट निकाल लिया, ठीक है, पहले वेट निकाल लिया, 400 किलो आ गया, कुछ नहीं किया, W की जगह आपने 3920 पुट कर लिया, G की जगह 9.8 पुट कर लिया, वेट आ गया। अब वेट आने के बाद आपने जब फोर्स निकालनी है असेंड करने की, तो mg प्लस ma कर लिया, ठीक है, मास वैसे ही लिख दिया, G लिख दिया, A लिख दिया, सॉल्व किया, 3720 न्यूटन आ गया। पहले देखिए वेट जो है 3920 न्यूटन था और अब फोर्स आ गई 3720 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पर देखिए बात है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें गलती हुई है, ये 3d4 है, 4720 न्यूटन है, ठीक है। और फिर व्हेन मूविंग अप विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, इसमें तो mg Fw के बराबर है, अगर mg ना भी लेके डायरेक्ट W लिख के 3920 न्यूटन लिख दें। अब ये एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें क्या है, अ मैन वेइंग 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर। एक आदमी जिसका वजन 60 किलो है वो एलिवेटर के फ्लोर पे खड़ा हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर व्हेन इट इज एट रेस्ट, डिसेंड्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मूव्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक आदमी है वो खड़ा हुआ है, 60 किलो वजन है उसका, वो एलिवेटर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो फोर्स निकाले जो पे बंदे पे लगेगी बाय द मैन ऑन द फ्लोर, बंदा जो लगाएगा फ्लोर के ऊपर एलिवेटर के, जबकि ये केसेस हो। तो पहली बात ये जाहिर सी बात है, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्या है। बात ये है कि एलिवेटर नहीं ऊपर लेके जाना है, तो हम एलिवेटर जो फोर्स लगा रहे हैं वो निकाल रहे हैं, ठीक है। और एलिवेटर जब फोर्स लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है वो फोर्स, क्योंकि बंदा उसके ऊपर खड़ा हुआ है, उसको लेके जाना है। पहला केस तो ये है कि रेस्ट की हालत में, तो रेस्ट की हालत में तो आपके क्लियर है कि F इक्वल टू mg फॉर्मूला लगता है। डिसेंड एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ऊपर जाए नीचे जाए या वही खड़ा रहे। कांस्टेंट स्पीड का केस में क्या, कांस्टेंट स्पीड का केस है, ऊपर कांस्टेंट स्पीड जाए नीचे कांस्टेंट स्पीड जाए तब भी F mg होता है, तब भी वही वेट आएगा। अब आपके पास जो थर्ड केस है उसमें है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से Fg प्लस ma, मूव डाउन विद स्पीड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर Fg माइनस ma, ठीक है। तो ऊपर जाए या नीचे जाए, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो F इक्वल टू mg होगा। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द फ्लोर व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट, F इक्वल टू mg। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द फ्लोर व्हेन एलिवेटर डिसेंड्स एट अ कांस्टेंट, तब भी F इक्वल टू mg। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द फ्लोर व्हेन द एलिवेटर मूव्स अप, तो यहाँ पर mg प्लस ma हो जाएगा। फोर्स देखिए बड़ी भी आएगी, पहले 588 न्यूटन जो है वो वेट था, 708 न्यूटन वेट आ गया, इस तरीके से माइनस ma हो गया, यहाँ पर ये चीज आ गई, ठीक है। तो जब ऊपर जा रहे होते हैं हम तो हमें एडिशनल फोर्स लगानी पड़ती है, यहाँ से वाजे हुआ। जब नीचे आ रहे हैं तो चूंकि वेट नीचे की तरफ है तो हमारी वेट से भी फोर्स कम हो जाती है। देखिए वेट 588 न्यूटन है, देखिए mg है ना, वेट 588 न्यूटन, ऊपर लेके जा रहे हैं तो 708 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ी एलिवेटर को।
जबकि नीचे ला रहे हैं तो वेट से भी कम फोर्स से नीचे लेके आए। तो इसलिए आपने कभी याद, अगर आप लोग लिफ्ट में देखें और आप लिफ्ट में तेजी से ऊपर जाए तेजी से नीचे जाए तो आपको फील होती भी होगी, ये बात है, फोर्स भी आपको फील होती होगी। अब ये न्यूमेरिकल है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये है कि ये दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो कोई मसला नहीं है, जानबूझकर ये न्यूमेरिकल हमने रखा है। इसका मकसद ये है कि सिस्टम ऑफ यूनिट को भी समझ लेना। ये एफपीएस सिस्टम में, ठीक है, एफपीएस सिस्टम में जो फोर्स होता है उसकी यूनिट होता है पाउंड, मास का यूनिट स्लग होता है, डिस्टेंस का यूनिट फीट होता है, टाइम का यूनिट तो सेकेंड ही होता है। अब ये कह रहे हैं कि एक आदमी है जिसका जो वेट है वो 16 पाउंड है और वो एक एलिवेटर में खड़ा हुआ है, जो अभी हमने किया है वैसे ही सवाल है। व्हाट फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन इट्स फ्लोर, वो फ्लोर पे क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा इंसान जब जो आपके पास जो एलिवेटर है वो डिसेंड कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। देखिए एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म ही रखनी है मैंने बात की थी कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड के केस में एक्सेलरेशन 0 होगी, एक्सेलरेशन तो हमने यूनिफॉर्म ही रखनी है। अगर कहता है ना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम वो केस डिस्कस ही नहीं कर रहे जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो। मैंने पहले ही कहा था हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस की डिस्कस करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन बताई हुई है आपके पास कितनी है, 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर, नीचे जा रहा है, डिसेंड कर रहा है 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर से, और सेकंड केस में क्या असेंड कर रहा है 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। पहले तो ये कि हमें वेट दे दिया इन्होंने, दूसरी चीज हमें ये बता दी कि एलिवेटर जो है ना नीचे जा रहा है 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, दूसरे केस में जो है ना ऊपर जा रहा है एलिवेटर 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। और रिक्वायर्ड क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड है। फॉर्मूले क्लियर है आपके पास, mg प्लस ma ऊपर वाले केस के लिए यूज होगा और mg माइनस ma नीचे वाले केस के लिए यूज होगा। जब ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ mg प्लस ma और नीचे जब जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ तो mg माइनस ma। अच्छा, पहले तो मास हम निकाल ले वेट के जरिए, वेट हमें दिया हुआ है, तो वेट के बाद जब जी रखेंगे यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती का मुजाहिरा कर देते हैं, वो जी रख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ये यहाँ पर थोड़ी रखोगे आप, जब आप वेट पाउंड में रख रहे हो, वेट जो है ना वो पाउंड के अंदर है, तो जी भी किसके अंदर होगा, फीट पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू होती है 32, तो यहाँ पर आप 32 वैल्यू रखेंगे जी की, तो ये गलती नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट बस रट लेते हैं और 9.8 पुट कर देते हैं, बेटा आपने ऐसे नहीं करना, आपने यहाँ 32 रखना है। क्यों? क्योंकि जब वेट पाउंड में है और तो जी भी फुट पर सेकंड स्क्वायर में होगा और जी की वैल्यू फुट पर सेकंड स्क्वायर में 32 होती है। आपने यहाँ से निकाल लिया तो मास आ गया 0.5 स्लग। अब आगे चल लें, आपने फोर्स निकालनी है, जब आदमी नीचे जा रहा है अभी आप वो निकाल रहे हैं, तो mg माइनस ma लगाया आपने, मास रख लिया, जी वही 32 रखेंगे, एक्सेलरेशन आपके सामने मौजूद है, तो क्या फोर्स आ गई 15.5 पाउंड। और यही जब आदमी जो है वो ऊपर जा रहा है mg प्लस ma, ठीक है, आपने मास वही रख लिया जो अभी निकाला था आपने वेट के जरिए, g 32 है और इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, इस तरीके से आपके पास फोर्स आ गई। तो लेट्स कंक्लूड हियर एंड एंड आवर क्लास। तो हमारे पास सिंपल बात यह है कि अगर एक बॉडी रेस्ट की हालत में है या एक्सेलरेशन उसकी 0 है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो जो फोर्स हमें एक्सर्ट करनी पड़ेगी उसकी मोशन के लिए, वो उसको होल्ड करने के लिए, वो बराबर होगी mg के। और अगर आप उसी बॉडी को एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो प्लस ma करेंगे, ठीक है, और एक्सेलरेट करना चाहते हैं नीचे की तरफ तो mg माइनस ma करेंगे, इससे फोर्स निकल जाएगी। और ये फोर्स नेट फोर्स नहीं है बल्कि वो फोर्स है जो हम लगा रहे होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।